हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसआर एजुकेशन फंडा में। आप देख रहे हैं जनरल साइंस की एनसीईआरटी की किताबों पर आधारित चैप्टर वाइज सीरीज। यह वीडियो उन सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है जिनमें जनरल साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वह रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम हो या एसएससी, बैंक या फिर राज्य सिविल सेवा एग्जाम हो। इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है गति, यानी मोशन, गति। इससे संबंधित सभी एमसीक्यूज को हम सॉल्व करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट भी हम समझेंगे। ये एनसीईआरटी कक्षा 9 विज्ञान का 8वां चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। गति का सबसे साधारण प्रकार कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, वलय गति। तो वृत्तीय गति और वलय गति ये साधारण प्रकार नहीं होते हैं। साधारण प्रकार होता है आपका सरल रेखीय गति। सरल रेखा में किसी वस्तु की दूरी निर्धारित करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? तो दूरी निर्धारित करने के लिए गति की दिशा की तो बिल्कुल जरूरत नहीं होती, केवल अंकीय मान। हाँ, अंकीय मान की जरूरत होती है कि भाई कितनी दूरी चले हो, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो केवल अंकीय मान का मतलब परिमाण। यहां पे हम समझ लेते हैं, जैसे दूरी, चाल, समय और गति, ये आपके इस गति वाले चैप्टर में है। ये कौन सी राशि होती हैं? अदिश राशियां होती हैं, ठीक है। और अदिश राशि को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण से काम चल जाता है, जबकि सदिश राशियां, तो सदिश राशि क्या होती है? सदिश राशियां वो होती है जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त किया जाए, दिशा की भी जरूरत होती है। तो ये विस्थापन, वेग, त्वरण, ये सदिश राशियां हैं। इनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा की जरूरत पड़ेगी, जबकि अदिश राशियों के लिए परिमाण से काम चल जाएगा। तो आंसर हो गया आपका केवल अंकीय मान या परिमाण। दूरी रिक्त स्थान है। दूरी क्या है? दूरी एक अदिश राशि है, इसमें दिशा की जरूरत नहीं होती है। किसी वस्तु की चाल को व्यक्त करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? चाल को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अदिश राशि होती है। वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक कार इस तरह के रास्ते पर चलती है, पी बिंदु से शुरू करती है, क्यू बिंदु पर खत्म करती है। ये पाथ हो गया, ये दूरी हो गई, और पी से क्यू के बीच की जो ये दूरी, डिस्टेंस है, ये कही जाएगी न्यूनतम दूरी हो गई है, ठीक है। और इस न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं हम? विस्थापन, यानी कि उस वस्तु का विस्थापन। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, वस्तु का विस्थापन। निम्नलिखित में से किसी वस्तु के विस्थापन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन पूछा है विस्थापन के संबंध में। पहला ऑप्शन, विस्थापन का परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, तय की गई दूरी के बराबर, यदि सीधी रेखा में चले तो। बी, विस्थापन का परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से कम हो सकता है। कम हो सकता है क्योंकि यदि विस्थापन कम होगा, दूरी ज्यादा होगी तो कम हो सकता है। विस्थापन शून्य नहीं हो सकता, तो यही गलत है। विस्थापन शून्य हो सकता है। विस्थापन एक सदिश राशि है, ये सही है। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? विस्थापन शून्य नहीं हो सकता। तो ये गलत किस लिए है? देखिए कोई वस्तु ऐसे घूम के उसी जगह पे आ गई, तो विस्थापन क्या हो गया इसका? क्योंकि ये जो पाथ था ये तो हुई दूरी, लेकिन विस्थापन क्या हो गया यहाँ पे इसका? शून्य, क्योंकि जहां थी वापस घूम के वहां पर ही आ गई है, इसलिए इसका विस्थापन शून्य हो गया। तो विस्थापन शून्य भी हो सकता है, ये ध्यान रखिए, विस्थापन शून्य हो सकता है। इसलिए आपका ऑप्शन सी यहां सही होगा। किसी गतिमान वस्तु के विस्थापन और दूरी का अनुपात होगा, तो विस्थापन और दूरी का अनुपात क्या होगा? चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे दो। एक मैंने सरल रेखा खींच दी, पी से क्यू तक कोई कार चलती है और ये कार ऐसे चलती है।
उबड़ खाबड़ रास्ते से ऐसे टेढ़ी मेढ़ी P से Q तक, तो P से Q तक ये हो जाती है इसकी दूरी जो पाथ है, और ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये हो गया इसका विस्थापन। अब इस स्थिति में विस्थापन कम हो जाएगा, दूरी ज्यादा हो गई, तो विस्थापन और दूरी का अनुपात क्या हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, मान लो कि दूरी इसने चली 100 मीटर और विस्थापन हुआ मान लीजिए 20 मीटर। अब 20/100 करोगे आप तो 20/100 का मान आ जाएगा 0.2, यानी कि 0.2 आएगा, 1 से कम हुआ। अब चलिए सरल रेखा वाले पे। सरल रेखा में आप देखिए P से Q तक दूरी भी सेम है, पाथ सेम है और विस्थापन भी P से Q ही होगा, तो विस्थापन और दूरी दोनों समान होगी। मान लीजिए दोनों 100 मीटर है, तो विस्थापन और दूरी का अनुपात क्या आ जाएगा, 100/100, ये क्या आ जाएगा 1। तो मैक्सिमम ये कितना आया 1। अब एक और बात आप यहां जान लीजिए जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, विस्थापन का जो मान होता है, विस्थापन का मान कभी भी दूरी से ज्यादा नहीं होता, क्योंकि विस्थापन क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। इसलिए ये तीनों स्थिति को देखकर आप क्या कह सकते हो कि विस्थापन और दूरी का अनुपात 1 से कम या बराबर होगा, ये ध्यान रखिए। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, 1 से कम या बराबर। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? इकाई समय में तय की गई दूरी को कहा जाता है साल। साल बराबर होता है आपका दूरी अपॉन समय। ये इकाई जो भी चीज आती है वो इकाई हमेशा नीचे आती है, ध्यान रखिएगा। जैसे इकाई समय है तो समय नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसका यदि मात्रक वगैरह हम देखें तो कैसे आता है, दूरी को हम ले लें मीटर में और समय को ले लें सेकंड में, तो ये क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, या इसको इस तरीके से लिख सकते हो, मीटर और एस के ऊपर -1 लगा दीजिए, ठीक है। यदि दूरी को ले लें हम किलोमीटर में तो क्या हो जाएगा मात्रक किलोमीटर प्रति घंटे, क्योंकि किलोमीटर में दूरी ले रहे हो तो आपको समय लेना पड़ेगा आवर्स में। निम्न में से चाल का मात्रक क्या है? चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति हावर या सेंटीमीटर प्रति सेकंड, जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। वाहनों में ओडोमीटर किस लिए लगे होते हैं? ओडोमीटर कौन सा होता है, जो रीडिंग दिखाता है आपको। आजकल तो ऑटोमेटिक आने लग गए हैं, तो वो जो रीडिंग दिखाते हैं, कितनी डिस्टेंस आप चले हो, कितनी दूरी आप चले हो यहाँ से शुरू करने से एंड के पॉइंट तक, वो। और ऊपर आपका लगा होता है उसके ऊपर स्पीडोमीटर। तो ओडोमीटर क्या दर्शाएगा, आपका दूरी, तो दूरी मापने के काम आता है। वाहन में लगा हुआ स्पीडोमीटर क्या बताता है? स्पीडोमीटर जो मैंने आपको अभी बताया था, वो जो स्पीड का बना हुआ था ऊपर, ओडोमीटर के ऊपर जो स्पीड दिखाता है, तो देखिए ये दिखाता तो स्पीड है, बट कौन सी स्पीड दिखाता है, करंट स्पीड। और करंट का मतलब होता है तात्क्षणिक चाल दिखाएगा। निम्न में से किसमें चली गई दूरी और विस्थापन का परिमाण बराबर होगा? चली गई दूरी और विस्थापन का परिमाण किस में बराबर होगा? जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कार वृत्ताकार मार्ग में घूम रही है, तो इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है, वृत्ताकार मार्ग में घूमेगी तो दूरी और विस्थापन का परिमाण कभी भी बराबर नहीं होगा, यह आप ध्यान रखिए। ऑप्शन बी कहता है कार सीधी सड़क पर जा रही है, तो यहाँ पे जैसे P से Q तक जाती है तो दूरी और विस्थापन बराबर होंगे, तो यहाँ पे इनका परिमाण क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि P से Q तक की दूरी में P से Q तक जो विस्थापन है वो बराबर हो जाएगा। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना ये गलत है, पेंडुलम का आगे पीछे जाना ये भी गलत होगा, इनमें भी बराबर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी?
औसत चाल कैसे निकालेंगे? औसत चाल यानी चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी कितनी हो गई? 16 और 16 32 मीटर, और यहां समय कितना हो गया? 4 और 2 6 सेकंड। ठीक है, 16 प्लस 16 अपॉन 4 प्लस 2 यानी कि 32/6। तो आंसर क्या आ गया आपका? 5.33 मीटर प्रति सेकंड। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। किसी वस्तु का प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन क्या कहलाता है? तो प्रति इकाई समय में जो विस्थापन कहा जाएगा यानी कि विस्थापन अपॉन समय, ये क्या कहलाता है? वेग। तो आंसर आपका वेग होगा। पूजा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आती है। इस दौरान वह कुल 180 मीटर दूरी 1 मिनट में तय करती है। तो पूजा की औसत चाल और औसत वेग क्रम से क्या होंगे? तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितनी हुई टोटल? 180 मीटर। समय 1 मिनट। अब मिनट को सेकंड में चेंज कर लीजिए, 1 मिनट में हुए 60 सेकंड, तो 180 अपॉन 60 सेकंड। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 3 मीटर प्रति सेकंड। अब वेग क्या होता है? वेग होता है विस्थापन अपॉन समय। ठीक है, यहां विस्थापन क्या हुआ? वो घूम के उसी जगह वापस आ गई है पूजा, तो विस्थापन क्या हो गया? 0। तो 0 अपॉन 60 सेकंड। तो वेग क्या हुआ? 0। 0 में तो कितने का भाग दे लीजिए आप? 0 ही आएगा। तो 0 मीटर प्रति सेकंड वेग आया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? वेग में होने वाले परिवर्तन को इकाई समय में, वेग अपॉन समय हो गया, इसका मतलब ये क्या होता है? त्वरण होता है। निम्नलिखित में से त्वरण का मात्रक क्या है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था त्वरण बराबर वेग अपॉन समय। वेग क्या होता है? वेग होता है विस्थापन अपॉन समय। वेग अपॉन समय में विस्थापन का जो फॉर्मूला है वो रखेंगे, तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? विस्थापन अपॉन समय, और इसके डिवाइडेशन में क्या हो जाएगा? समय। विस्थापन अपॉन समय का होल स्क्वायर हो जाएगा। समय को यदि हम सेकंड से डिनोट करें और दूरी को मीटर से डिनोट करें तो आपका त्वरण आ जाता है मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आंसर आपका यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, किलोमीटर में करें तो किलोमीटर में क्या होगा? किलोमीटर प्रति हॉवर स्क्वायर हो जाएगा। यदि राहुल अपनी साइकिल को विराम अवस्था से चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है, तो इस स्थिति में साइकिल का त्वरण क्या होगा? यहाँ पे भी त्वरण पूछा है। साइकिल का त्वरण क्या होगा? तो दिया क्या है हमें? प्रारंभिक वेग 0 है क्योंकि विराम अवस्था से शुरू करता है। u इक्वल टू क्या हुआ? 0। अंतिम वेग v इक्वल टू क्या हुआ आपका? 6 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। समय दिया हुआ है 30 सेकंड। अब निकालिए त्वरण। तो त्वरण बराबर क्या होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय। अंतिम वेग 6, प्रारंभिक वेग 0 रख देंगे और समय रख दिया 30 सेकंड। क्या आया? 6/30, 6/30। इससे जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/5। तो आंसर आता है आपका 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आंसर होगा ए। यदि राहुल की साइकिल
6 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है। राहुल इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो इस स्थिति में साइकिल का त्वरण क्या होगा? तो साइकिल का त्वरण क्या होगा? फिर से त्वरण ही निकाल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अब की बार क्या है, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 6 मीटर प्रति सेकंड और अंतिम वेग दिया हुआ है 4 मीटर प्रति सेकंड। समय आपको दिया हुआ है 5 सेकंड का। ठीक है, अब आप एक त्वरण का फॉर्मूला लगाइए, इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। v की वैल्यू 4 है, u 6 है और सेकंड में समय 5 रख दिया है। 4 माइनस 6 अपॉन 5 यानी कि माइनस 2/5 आ गया है। तो आपका त्वरण कितना आता है? माइनस का 0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहां आपका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी, माइनस 0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहां कई बार क्या होता है, त्वरण की जगह मंदन दे देता है। तो मंदन का मतलब होता है ऑलरेडी बैक दिशा होती है, तो वहां माइनस नहीं आएगा। यहां आंसर क्या हो जाता है आपका? 0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर प्लस में। यदि दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है, तब वस्तु किस स्थिति में होगी? यदि दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है, तब वस्तु किस स्थिति में होगी? किस अक्ष के समांतर है? समय अक्ष के समांतर। तो हम ग्राफ बना लेते हैं। क्या दे रखा है? एक्स अक्ष और इसके समांतर सरल रेखा दे रखी है। तो समांतर सरल रेखा खींचेंगे तो समय ले लिया एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर आपने ले लिया दूरी। दूरी बढ़ नहीं रही है, यहां से यहां तक की ये दूरी जो है आपकी, ये फिक्स है, दूरी नहीं बढ़ रही है। ऐसे ऊपर दूरी बढ़ रही हो तो नहीं बढ़ रही है, केवल समय बढ़ रहा है। इधर आपको समय बढ़ता हुआ, केवल ये समांतर रेखा है तो यहाँ क्या बढ़ रहा है? केवल आपका समय बढ़ रहा है, ध्यान रखिए। तो दूरी एक ही जगह वस्तु, इसका मतलब क्या हुआ? वस्तु कैसी अवस्था में है? विराम अवस्था में है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे वस्तु विराम अवस्था में हो जाएगी। बस थोड़ा सा लॉजिक लगाने की जरूरत है। जो क्वेश्चन में कहा है वैसा एक बार बना के देखें, आपको समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वेग समय ग्राफ का। क्या कह रहा है क्वेश्चन? यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर है तो गति क्या होगी? ये वेग और समय का ग्राफ भी वैसे ही बनेगा। अब उसने कहा है समांतर रेखा, तो समांतर रेखा खींच दीजिए। समय एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे वेग। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी आपका समय बढ़ रहा है और वेग कैसा है? वेग नियत है, यानी कि यहाँ पे फिक्स है वेग। मान लो कि ये जो वेग था वो 0 से बढ़ता हुआ 5 हो गया, 5 पे फिक्स है। तो 5 किलोमीटर का वेग मान लीजिए कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे चल रहा है। ठीक है, वेग नियत है, केवल समय चल रहा है, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समय के साथ साथ ये वस्तु चल रही है। तो वस्तु किस अवस्था में हो जाएगी? तो वस्तु किस अवस्था में हो जाएगी? एक समान गति से चल रही है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ होता है। एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ कैसा रहता है? ये हम ग्राफ बनाते हैं। तो ये जो बीच वाली रेखा है ये एक समान त्वरित गति के लिए होती है, ये ग्राफ होता है। तो ये रेखा कैसी है? ये रेखा सीधी रेखा है। तो एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ सीधी रेखा होता है। ऑप्शन बी सही है। असमान त्वरित गति की स्थिति में वेग समय ग्राफ किस आकृति का होगा? असमान त्वरित गति की स्थिति में वेग समय ग्राफ कैसा होगा? देखिए, असमान झिकझैक भी गति हो सकती है, आपकी गति कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। तो किस तरह का होगा बताइए?
किसी भी आकृति का हो सकता है। तो आपका ऑप्शन डी सही है, किसी भी आकृति का हो सकता है। वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि क्या कहलाती है? वेग और समय का जो ग्राफ होता है उसमें आप जो मापी जाती है राशि, जो आप यहाँ देख रहे हो, जो ग्राफ मैंने नीचे बनाया है जिसमें लाइनिंग लाइनिंग में खींच रहा हूं, ये एक जो एरिया है, ये एरिया पूछा है, ये क्या कहलाता है? ये विस्थापन कहा जाता है। ध्यान रखिए, क्या कहा जाएगा? विस्थापन। ऑप्शन बी। इसी तरीके से त्वरण लें तो त्वरण में ये एरिया क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। तो जिस चीज में परिवर्तन होता है, यानी कि वेग में परिवर्तन के दर त्वरण होता है, तो ये एरिया वेग होगा। किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंकिक अनुपात क्या होगा? तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 1 के बराबर अथवा कम होगा। यदि एक एथलीट एक वृत्तीय पथ पर नियत परिमाण वाले वेग के साथ दौड़ता है तो उसके वेग में परिवर्तन किस कारण होगा? तो नियत परिमाण वाले वेग से, यानी कि वेग उसका फिक्स कर दिया है, उसका जैसे 5 किलोमीटर प्रति आवर है तो 5 किलोमीटर प्रति आवर की दर से दौड़ रहा है, लेकिन दौड़ते समय उसके वृत्तीय पथ पे उसकी दिशा लगातार परिवर्तित होती रहती है। ये आप कोई भी वृत्तीय पथ पे चलते हुए व्यक्ति को या वस्तु को देख सकते हो। तो जो वेग में परिवर्तन होता है वो किस लिए होता है? आप देखिए, डायरेक्शन फिक्स नहीं है, तो वेग में परिवर्तन दिशा में परिवर्तन के कारण होता है। यदि कोई पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो इसका वेग कब नियत हो सकता है? अभी हमने पढ़ा था वही, पिंड भी सूर्य के चारों ओर किस गति में चक्कर लगाते हैं? वृत्तीय गति में। और वृत्तीय गति में क्या होता है? दिशा लगातार परिवर्तित होती रहती है, दिशा कभी भी नियत नहीं होती है। ये आप किसी भी पिंड की गति में देख सकते हो। तो इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है आपकी, जब दिशा नियत नहीं होती है वृत्तीय गति में तो वेग कभी भी नियत नहीं होगा। लेकिन यहां हमसे पूछा है फिर भी इसका वेग कब नियत हो सकता है? कब हो सकता है? ये दिशा और परिमाण दोनों यदि नियत हों तभी पॉसिबल है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वेग का परिमाण और दिशा दोनों नियत रहे। एक वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एक एथलीट किस प्रकार की गति का उदाहरण है? एक वृत्तीय पथ पर दौड़ रहा है, वृत्त है, तो वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ किसका उदाहरण होगा? त्वरित गति का उदाहरण। निम्नलिखित में से एक समान त्वरण से चल रही वस्तु की गति की व्याख्या के संदर्भ में कौन सा समीकरण गलत है? ये गति के समीकरण हो गए, तो गति के समीकरण कौन सा नहीं है, कहने का मतलब ये है। तो आपको मैंने बताया था, पहला गति का समीकरण तो त्वरण से निकाला जाता है, a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, यहां से निकलता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब गति का दूसरा समीकरण होता है दूरी के लिए s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण होता है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके ऊपर के तीनों ऑप्शंस जो हैं वो गति का समीकरण है, चौथा ऑप्शन गति का समीकरण नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। बाकी के 3 समीकरण गति का समीकरण है, ये याद रख लीजिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बहुत ज्यादा यही काम में आते हैं। यदि एक एथलीट आयत त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ का एक चक्कर लगाने में t सेकंड का समय लेता है तो उसका वेग क्या होगा? चलिए, वेग हमने देखा है, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन अपॉन समय। यहां पर विस्थापन किसके साथ साथ होगा? परिधि के साथ साथ। जो परिधि है, परिधि क्या होती है आपकी? वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, अच्छी तरह पढ़िए आपने। और यदि समय को डिनोट करें टी से, या दिया हुआ है टी समय में, तो क्या हो जाएगा? वेग 2 पाई आर अपॉन टी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन टी। एक रेलगाड़ी
विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। किससे? विराम अवस्था से। u इक्वल टू 0 है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति आवर का वेग प्राप्त कर लेती है। मान लें त्वरण एक समान है, इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? तो दूरी पूछिए हमसे। यहाँ पे दूरी कैसे निकालेंगे? तो पहले तो निकालना पड़ेगा किस त्वरण से चल रही है। तो हमें दिया हुआ क्या है ये देखते हैं। दिया हुआ है प्रारंभिक वेग 0 है, u इक्वल टू 0। अंतिम वेग दिया हुआ है v इक्वल टू 72 किलोमीटर प्रति आवर। समय दिया हुआ है, समय 5 मिनट का दिया हुआ है। अब यहाँ पे वेग और जो समय है वहां पे यूनिट अलग अलग है, मिनट और घंटे में, आवर्स में। तो इसे एक समान करेंगे सेकंड के लिए करने के लिए सीधा यदि किलोमीटर प्रति आवर में दिया हुआ है तो उस वैल्यू को 5/18 से गुणा कर दीजिए। तो ये आ जाएगा आपका गुणा करने पर 20 मीटर प्रति सेकंड। और मिनट को करेंगे तो यहाँ पे 60 मल्टीप्लाइड बाई 5 तो 300 सेकंड हो जाएगा। समय 300 सेकंड हो गया। चलिए अब चलते हैं त्वरण पे। पहला त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय। वेग में परिवर्तन की दर, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 0 अपॉन 300 सेकंड। इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/15 यानी कि 1/15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब चलते हैं दूरी निकालने के लिए। तो दूरी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे? क्योंकि हमारे पास v है, u है, t है और a है। तो ये तीनों चीजें कौन से समीकरण में आएंगी? 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस s निकालने के लिए क्या हो जाएगा? s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। तो v की वैल्यू क्या है? 20, u की वैल्यू है आपकी 0, 20 का होल स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर अपॉन 2a, 2 इंटू 1/15। 1/15 को आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। अब देखिए 20 का होल स्क्वायर का मान हो गया 400 और नीचे क्या हो गया 2/15। इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3000 मीटर। और 3000 मीटर कितना होता है? 3 किलोमीटर के बराबर। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्राप्त करती है तो कार का त्वरण उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी क्रम से कितनी होगी? क्या पूछा है आपसे? कार का त्वरण और दूरी। तो दिया हुआ क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग क्या दिया हुआ है? 18 किलोमीटर प्रति घंटे। इसको पहले ही हम चेंज कर लेते हैं क्योंकि समय सेकंड में दिया हुआ है आपको। तो 18 मल्टीप्लाइड बाई 5/18 आपका आया 5 मीटर प्रति सेकंड। तो प्रारंभिक वेग क्या आ गया? 5 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम वेग दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इसे भी हम चेंज कर लेंगे। 36 मल्टीप्लाइड बाई 5/18 तो ये आता है 10 मीटर प्रति सेकंड। समय 5 सेकंड दिया हुआ है। अब चलते हैं त्वरण निकालने की ओर। पहला त्वरण पूछा है, नहीं भी पूछा तो भी हमें त्वरण निकालना पड़ता। तो त्वरण
क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी, तो 10 माइनस 5 अपॉन 5, ये कितना आया 1, यानी कि 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब दूरी पूछी गई है, दूरी कैसे निकालेंगे? दूरी का फॉर्मूला होता है s इक्वल टू, जो गति का दूसरा समीकरण है, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 प्लस 1/2 इंटू 25, तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 37.5 मीटर। तो डिस्टेंस कितनी आई 37.5 मीटर। त्वरण आता है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और डिस्टेंस आती है आपकी 37.5 मीटर। तो आंसर हो गया आपका क्या, ऑप्शन सी, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और 37.5 मीटर। एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड है। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी? तो रेसिंग कार के लिए क्या दिया हुआ है, देखिए पहले तो ये विराम, गति प्रारंभ करने के, तो यानी कि विराम अवस्था में थी पहले, ठीक है। त्वरण दिया हुआ है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, u प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक वेग क्या हो गया 0, u इक्वल टू 0, समय t इक्वल टू 10 सेकंड दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कितनी दूरी तय करेगी, त्वरण पहले से दिया हुआ है, तो दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे u की, t की, a की और t की, तो 0 इंटू 10 प्लस 1/2 इंटू 4 इंटू 10 की पावर 2। इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपका आंसर आता है 200 मीटर। तो आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 200 मीटर दूरी तय करेगी। हाँ तो दोस्तों, वीडियो से यदि आपका कुछ ज्ञानवर्धन हुआ हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे के वीडियोज में आपके लिए शॉर्ट ट्रिक भी लेकर आऊंगा जो काफी हद तक आपको मददगार साबित होगी। तो बेल आइकन को भी आप दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और आगे बढ़ते रहें।